गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे बोर्ड परीक्षा सीरीज 9। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएं जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें ताकि आपको सभी स्टेप्स अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 का इसमें पूछा है एथिलीन ग्लाइकोल, ब्रैकेट में इसका अणु सूत्र दिया है C2H6O2 के मोल प्रभाज की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके अब हम इसे हल करते हैं। बच्चों दिया हुआ है एथिलीन ग्लाइकोल का 20% विलयन यानी कि C2H6O2 का 20% विलयन यानी कि द्रव्यमान में है। ठीक है, वेट के रूप में है विलयन, ये वेट के रूप में है, भार के रूप में, द्रव्यमान में। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, तो ये होता है वैसे तो इसका संरचना सूत्र है, लेकिन अणुसूत्र यही है। एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा स्मॉल w 20 ग्राम। ठीक है, जल की मात्रा कैपिटल W बराबर हो जाएगी 100 माइनस जितनी एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा इसे घटा देंगे तो बच्चों ये आ जाएगी 80 ग्राम। एथिलीन ग्लाइकोल यानी कि C2H6O2 का अणुभार, इसका अणुभार होगा बच्चों स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा। देखिए कार्बन के 2 परमाणु हैं गुणा कार्बन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों 12 प्लस हाइड्रोजन के 6 परमाणु हैं और हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बच्चों 16। इसे हल करेंगे 12 दूनी 24 प्लस 6 प्लस 16 दूनी 32। इसको टोटल को जोड़ेंगे तो बच्चों स्मॉल m आ जाएगा बराबर हो जाएगा 62। अब निकाल लेंगे जल का अणुभार। जल यानी कि H2O का अणुभार के अणुभार को कैपिटल से लेंगे बच्चों। कैपिटल M बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1, H का परमाणु भार 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16। इसे हल करेंगे तो आ जाएगा बच्चों कैपिटल M बराबर 18। एथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 के मोल स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m मान रख देंगे बच्चों तो ये आ जाएगा स्मॉल w का मान है 20 और स्मॉल m का मान कितना है बच्चों 62। इसको हल करें, इसका मान आ जाएगा स्मॉल n बराबर 0.323। जल के मोल कैपिटल N बराबर होगा बच्चों कैपिटल W बटे कैपिटल M। मान रख देंगे, कैपिटल W का मान आया है 80 और कैपिटल M का मान कितना है जल का अणुभार 18 का भाग देंगे 80 में तो बच्चों ये आएगा 4.444 कैपिटल N बराबर। अच्छा है आपसे एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज X C2H6O2 बराबर क्या। तो सूत्र है बच्चों मोल प्रभाज X C2H6O2 बराबर होता है बच्चों, चूंकि ये विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज होता है विलेय के मोल यानी कि स्मॉल n बटे कुल मोल, विलेय और विलायक के मोल। मान रख देंगे, ऊपर है स्मॉल n का मान बच्चों 0.323 और नीचे कितना है स्मॉल n का मान 0.323 प्लस कैपिटल N का मान अभी निकाला है 4.444। ये 3 अंक तक लिया हमने इसे भी, तो हल करेंगे बच्चों ऊपर आ जाएगा 0.323 बटे नीचे आ जाएगा 4.767। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा बच्चों,
ठीक है। और जब 323 में 4767 का भाग देंगे तो आएगा निकल गया बच्चों 0.0677। तो इसको ले लेंगे हम बच्चों 3 अंक तक, या XC2H6O2 बराबर 0.068 लगभग। एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज बराबर 0.068, 3 अंक तक ले रहे हैं बच्चों, 0.068 लगभग। इसका मात्रक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो नीचे उत्तर, यही उत्तर है आपका। नीचे चाहें तो एक लाइन लिख सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल का मोल प्रभाज बराबर 0.068। 3 का ख। इसमें पूछा है बच्चों कोलराउस का नियम क्या है, इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि की गणना किस प्रकार करते हैं। क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से देख लीजिए। कोलराउस नियम और इसके द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्यों के वियोजन की कोटि अर्थात वियोजन की मात्रा की गणना, ठीक है। देखिए बच्चों अब इसे हम हल करते हैं। हेडिंग बना लेंगे बच्चों, कोलराउस का नियम। अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के सभी आयनों की कुल मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। देखिए बच्चों, इसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं, लैम्डा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम होती है बच्चों मोलर चालकता, इन्फिनिटी अनंत तनुता पर। अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर हो जाएगी बच्चों लैम्डा इन्फिनिटी प्लस, यानी कि धनायन होगा कोई, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी माइनस। कहने का मतलब हुआ बच्चों अनंत तनुता पर मोलर चालकता बराबर धनायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर यह माना जाता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य तो प्रत्येक तनुता पर, प्रत्येक सांद्रता पर आयनित हो जाते हैं, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य जैसे एसिटिक अम्ल है बच्चों वो कम आयनित होते हैं। जैसे जैसे उसमें जल मिलाते जाएंगे, तनुता बढ़ाते जाएंगे, आयनन की मात्रा बढ़ती जाती है और ऐसा माना जाता है कि अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। ये आपका कोलराउस का नियम है। जैसे जैसे बच्चों तनुता बढ़ती है विद्युत अपघट्य की सांद्रता घटती जाती है, विद्युत अपघट्य की मात्रा घटती जाती है जैसे जैसे तनुता बढ़ती है। तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं बच्चों अनंत तनुता पर विद्युत अपघट्य की सांद्रता 0 हो जाएगी, या इसी को लिख सकते हैं 0 सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता बराबर 0 सांद्रता पर धनायन की मोलर चालकता प्लस 0 सांद्रता पर ऋणायन की मोलर चालकता। उदाहरण देख लेते हैं बच्चों। एसिटिक अम्ल इस प्रकार आयनित होता है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, यह आयनित होगा बच्चों एसीटेट आयनों में CH3COO माइनस प्लस H प्लस। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल विद्युत अपघट्य है, तो लिख देंगे कोलराउस के नियम से लैम्डा अनंत तनुता पर एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता, यहाँ पर लिख देंगे CH3COOH बराबर अनंत तनुता पर लैम्डा इन्फिनिटी बच्चों घात के रूप में लिखी जाएगी राइट साइड में, लैम्डा CH3COO माइनस प्लस लैम्डा इन्फिनिटी H प्लस। चाहे तो बच्चों H प्लस को यहाँ पर शुरू में भी लिख सकते हैं H प्लस, और इधर लैम्डा इन्फिनिटी CH3COO माइनस को इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कोलराउस का नियम। क्या है कोलराउस का नियम? अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का मान उस विद्युत अपघट्य के सभी आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। इसमें आगे पूछा बच्चों कोलराउस के नियम से दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की कोटि अर्थात वियोजन की मात्रा की गणना किस प्रकार करते हैं। तो हेडिंग बना लेंगे बच्चों
दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना। अपघट्य के वियोजन की मात्रा होती है बच्चों अल्फा बराबर लैम्डा एम बटे लैम्डा एम इन्फिनिटी, यानी कि इस सूत्र से बच्चों हम निकाल लेते हैं क्या, किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा, जहाँ अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा, लैम्डा एम बराबर दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता। लैम्डा एम क्या है बच्चों, दी गई सांद्रता पर मोलर चालकता, और लैम्डा एम इन्फिनिटी है बच्चों अनंत तनुता पर मोलर चालकता। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से बच्चों हम दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा की गणना कर सकते हैं। लैम्डा एम को किससे निकाल सकते हैं, जो विद्युत अपघट्य दिया हुआ है उसके आयनों की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं के योग से। क्वेश्चन नंबर 3 का ग देखिए ऊपर, इसमें पूछा है उत्प्रेरक वर्धक तथा उत्प्रेरक विष को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन में पूछा है उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, समझाइए। तो देखिए बच्चों, अब इसे हल कर बना लेंगे। उत्प्रेरक वर्धक कैटेलिस्ट प्रमोटर, तो इसमें लिखेंगे बच्चों वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। उदाहरण, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण में हम यूज करते लोहे उत्प्रेरक को। Fe होता है बच्चों उत्प्रेरक, ठीक है, N2 + 3H2 एरो 2NH3, तो इसमें उत्प्रेरक होता है बच्चों लोहा। जब लोहे में थोड़ा सा मॉलिब्डेनम MO मिला दिया जाता है तो क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया की दर और भी बढ़ जाती है। तो मॉलिब्डेनम MO उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है बच्चों। ये Fe की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, लोहे के चूर्ण की क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। लेकिन ये मॉलिब्डेनम बच्चों यदि Fe की अनुपस्थिति में इस रिएक्शन में मॉलिब्डेनम लें खाली, तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं है। लेकिन अपनी उपस्थिति मात्र से ही जब इसमें मिला देंगे, खाली Fe की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तेज होगी, लेकिन जब उसमें थोड़ा सा मॉलिब्डेनम और मिला देंगे, ये उत्प्रेरक वर्धक मिला देंगे, तो रिएक्शन और भी तेज हो जाती है। मॉलिब्डेनम इसकी क्रियाशीलता को बढ़ा देता है। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे बच्चों उत्प्रेरक विष कैटेलिस्ट पॉइजन। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटा देते हैं या नष्ट कर देते हैं, उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। उदाहरण बच्चों, संपर्क विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में 2SO2 + O2, इसमें उत्प्रेरक होता है बच्चों प्लेटिनम। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वायु के द्वारा सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीकृत किया जाता है बच्चों, तब उत्प्रेरक होता है प्लेटिनम संपर्क विधि में। लेकिन यदि उसमें थोड़ा सा भी आर्सेनिक मिला होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों, यदि उस उत्प्रेरक में थोड़ा सा भी आर्सेनिक ऑक्साइड या आर्सेनिक मिला होता है तो प्लेटिनम की जो उत्प्रेरक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। इसलिए आर्सेनिक ऑक्साइड या आर्सेनिक करता है बच्चों इसमें उत्प्रेरक विष का कार्य, क्योंकि ये प्लेटिनम की उत्प्रेरक क्षमता को समाप्त कर देता है, घटा देता है। इसके बाद क्वेश्चन बच्चों 3 का घ देखिए स्क्रीन पर, इसमें पूछा है बच्चों नंबर 1 घ का फर्स्ट, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, क्यों, समझाइए। उत्कृष्ट गैस का मतलब है बच्चों निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस को उत्कृष्ट या नोबल गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसी में आगे पूछा है बच्चों नंबर 2 नियोन के प्रमुख उपयोग लिखिए। तो 2 चीज़ें पूछी हैं बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका घ निष्क्रिय गैस वाले चैप्टर में से। तो पहले पूछी है उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव बहुत उच्च होते हैं, क्यों, समझाइए। और दूसरे में पूछा है बच्चों इसमें नियोन के उपयोग समझाइए। घ का फर्स्ट देखते हैं बच्चों, निष्क्रिय गैसों या उत्कृष्ट गैसों के सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं और ऐसे विन्यास जिनमें सभी कोश पूर्ण भरे होते हैं
स्थायी विन्यास कहलाते हैं। और हम जानते हैं कि स्थायी विन्यास से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैसों के आयनन विभव बहुत उच्च होते हैं। नंबर 2 है इसी में बच्चों नियॉन के उपयोग। नियॉन के मुख्य उपयोग इस प्रकार हैं। नंबर 1, रंगीन बल्बों एवं लाइटों में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। नंबर 2, वायु पट्टियों पर वायुयानों को सिग्नल देने वाले लैंपों में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि नियॉन लैंपों का लाल रंग का प्रकाश कोहरे को बेधकर बहुत दूर तक चला जाता है, इसीलिए हवाई जहाज़ों को सिग्नल देने वाले लैंपों में नियॉन गैस का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यही 2 मुख्य उपयोग हैं नियॉन गैस के। क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीन पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पाइरोलूसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए तथा इसकी ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। बच्चों हम आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण आपके सिलेबस से पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट दोनों ही कंपाउंडों को सिलेबस से हटाया गया है, इसलिए ये दोनों ही टॉपिक्स आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आउट ऑफ सिलेबस है बच्चों, इसलिए हम आपको इसे नहीं बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 का ख। इसमें पूछा है एथिल एमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके आगे पूछा है तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। पहला पार्ट है बच्चों इसमें क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया। आगे पूछा है बच्चों इसी में नाइट्रस अम्ल से क्रिया। ठीक है, तो देखिए अब इसे हम हल करते हैं। नंबर 4 का ख, एथिल एमीन बनाने की विधि। एथिल एमीन निर्माण प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करके किया जाता है। इस अभिक्रिया को हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहा जाता है। रिएक्शन देखिए बच्चों इसकी C2H5CONH2, इसका नाम है बच्चों प्रोपियोन एमाइड। इसकी रिएक्शन होती है ब्रोमीन प्लस KOH के साथ, कास्टिक पोटास के साथ जब गर्म करते हैं बच्चों तो इसके लेने पड़ेंगे 4 मॉलिक्यूल, तो बनता है आपका एथिल एमीन C2H5NH2 प्लस 2KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। इसका नाम है बच्चों एथिल एमीन। तो इस तरह से प्रोपियोनेमाइड को ब्रोमीन और कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन बन जाती है। इस अभिक्रिया को कहते हैं बच्चों हम हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। अब इसमें आगे पूछा है बच्चों निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, यानी कि एथिल एमीन की समीकरण। नंबर 1 क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ, तो लिख लेंगे अब नंबर 1 एथिल एमीन क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड नामक तीक्ष्ण दुर्गंध युक्त यौगिक बनाती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी कहते हैं। रिएक्शन देखिए बच्चों, रिएक्शन होगी C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस KOH। इसके लेने पड़ेंगे बच्चों KOH के 3 मॉलिक्यूल, तो बनेगा बच्चों C2H5NC प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों एथिल एमीन। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। इसका नाम है बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड। ये तीव्र गंधयुक्त यौगिक होता है बच्चों एथिल आइसोसाइनाइड, इसको कार्बिल एमीन भी कहा जाता है। तो इस रिएक्शन को कह देते हैं हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया। दूसरा पूछा है नाइट्रस अम्ल के साथ
क्रिया। एथिलएमीन नाइट्रस अम्ल के साथ गर्म करने पर एथिल अल्कोहल देता है। रिएक्शन देखिए बच्चों, C2H5 NH2 प्लस HNO2, जब इसके साथ गर्म किया जाता है बच्चों तो यहाँ से N और यहाँ से N, एक तो निकल जाएगी N2 और एक निकल जाएगा बच्चों H2O, केवल एक O बचेगा और एक H बचेगा, वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इसका नाम है बच्चों एथिल एमीन, ये नाइट्रस अम्ल, इसका नाम है एथिल अल्कोहल। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का ख कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ग देखिए बच्चों स्क्रीन पर, इसमें पूछा है योगात्मक बहुलकीकरण क्या है, नाइलॉन 66 और टेफ्लॉन बनाने के रासायनिक समीकरण लिखकर उनके उपयोग लिखिए। बच्चों हम आपको बताना चाहते हैं ये क्वेश्चन जो आपको 4 के ग में पूछा है, ये बहुलक वाला चैप्टर होता था, पॉलीमर वाला, जो कि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण आपके सिलेबस से हटाया गया है। इसलिए बच्चों इससे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों 4 का घ, इसमें पूछा है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक्स, विसंक्रामी डिसइंफेक्टेंट तथा प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स क्या हैं, प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। बच्चों ये 4 का घ क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ये दवाइयों से संबंधित है बच्चों, ये दवाइयों वाला चैप्टर था दैनिक जीवन में रसायन, और कोरोना महामारी के कारण इस पूरे ही चैप्टर को आपके सिलेबस से हटाया गया है बच्चों। इससे भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए इसे भी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अब आउट ऑफ सिलेबस है आपके हिसाब से। आशा करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस जो हमने बताए हैं आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। यदि कोई आपको शंका है बच्चों तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लें। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।